हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 21 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 22 है। तो देखते हैं कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे किस तरीके से लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके सामने हैं। तो हम सबसे पहले इनके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इनके आंसर को, और फिर उसके बाद कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए था। इनका प्रश्न है, ना तो सिकंदर महान ना नेपोलियन आधार के तौर पर पांडिचेरी से शुरू करके और एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर जो बंगाल और समुद्र की बागडोर संभाले हुए थी, भारत के साम्राज्य को जीत सकते थे। टिप्पणी कीजिए। क्लियर। तो चलिए, इन्होंने उत्तर इसका लिखा है कि उपरोक्त जो पंक्ति है से तात्पर्य फ्रांसीसी कंपनी की तरह सिकंदर महान व नेपोलियन भी पांडिचेरी को आधार बनाकर तथा अंग्रेजी कंपनी जिसके पास बंगाल व समुद्र की कमान थी से भिड़कर भारत के साम्राज्य को विजय कर सकते थे। ठीक है। फिर आपने लिखा, इन दावों के आधार को देखें तो फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी, तो वहीं अंग्रेजी कंपनी को यथासंभव स्वायत्त प्राप्त था और पांडिचेरी फ्रांसीसी कंपनी के लिए बंगाल की तुलना में कम लाभदायक था, क्योंकि उस समय बंगाल से एशिया का 60% व्यापार होता था, जिसका लाभ कंपनी को आगे साम्राज्य विजय करने में मिला। साथ ही फ्रांस का हित अमेरिका में था, तो वहीं ब्रिटिश कंपनी भारत में साम्राज्य विस्तार को लेकर दृढ़ संकल्पित थी। ठीक है। यदि गहराई से देखें तो 17वीं सदी में फ्रांस एक शक्तिशाली देश था, परंतु 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के जन्म से एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसमें अर्थव्यवस्था अब विश्व का भाग्य विधाता बन गया। तो वहीं इंग्लैंड ने इसका भरपूर लाभ उठाया। इसको आधार बनाकर उन्होंने कंपनी, नौसेना का विकास, आर्थिक विकास, कूटनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास को बल दिया। तो वहीं फ्रांस अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित ही नहीं कर पाया। अब यदि सिकंदर महान व नेपोलियन को इस तत्कालीन युग में रखें तो मात्र पराक्रम के बदौलत शक्ति, नौसैन्य शक्ति व तकनीकीपूर्ण इंग्लैंड से नहीं जीत सकते थे। उदाहरण के तौर पर लगातार युद्धों पर विजय होने वाला नेपोलियन भी 1814 तक इंग्लैंड से हार चुका था, जिसमें इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, कूटनीति व नौसेना की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस उपरोक्त तथ्यों व तर्कों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत जैसे साम्राज्य के विजय के लिए इंग्लैंड के पास अनुकूल परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था, नौसेना, वित्त विद्यमान थी, जिसका उन्होंने इस क्रम में क्या है, आगे कुछ लिखा है, लाभ उठाया। बस इतना ही है। चलो ठीक है। देखिए, आप प्रश्न को समझ ही नहीं पाए। वास्तव में जो प्रश्न है ना, प्रश्न इतना अच्छा है कि इतने टुकड़ों में विभाजित है कि अगर आप इसको इनकोड करें और फिर उसके बाद इसको समझें तो आप समझ सकते हैं कि वास्तव में प्रश्न लिखने वाले ने आपसे क्या पूछा है और उस पर्सन ने जो ये प्रश्न लिखा है उसका इंटेंशन क्या है। देखिए, जब भी आप मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी का मतलब विचारधारा। जो प्रश्न आपके सामने है वो किस विचार से संपन्न है। क्या वो साम्राज्यवादी विचार है, या फिर वो राष्ट्रवादी विचार है, या फिर वो मार्क्सवादी विचार है। आप इन चीज़ों को अगर समझ गए तो बेसिकली आप आंसर को बेहतर से बेहतर लिख सकते हैं। जैसे अभी आपको ये नहीं लग पा रहा कि ये प्रश्न साम्राज्यवादी है या फिर राष्ट्रवादी है, लेकिन अभी जब हम इसको इनकोड कर देंगे तो आप बेशक समझ जाओगे कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर तो हम लिख सकते थे और काफ़ी अच्छे से लिख सकते थे। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे प्रश्न को इनकोड करेंगे। हमारा जो ज़्यादा टाइम होगा आज वो इस प्रश्न को इनकोड करने में जाएगा, क्योंकि अगर आप एक बार प्रश्न को इनकोड करना सीख गए ना तो आप अपना आंसर स्वयं ही लिख लेंगे। जैसे प्रश्न देखिए, प्रश्न है, ना तो सिकंदर महान ना नेपोलियन। ठीक, अब आप यहाँ पे रुक जाइए। फिर है, आधार के तौर पर पांडिचेरी, ये आपको बेस मिल गया, ये दूसरा पार्ट है। ठीक, से शुरू करके
एक ऐसी शक्ति के साथ उलझकर, ये आपका तीसरा पार्ट है, जो बंगाल और समुद्र की बागडोर संभाले हुई थी, ये आपका चौथा पार्ट है, भारत के साम्राज्य को जीत सकते थे। ये पहले भाग से कनेक्ट होगा। क्लियर? अब आपके मन में देखिए, जो हिस्टोरियन होते हैं ना, वो जब प्रश्न को गढ़ते हैं तो वो अपनी आगे की बात को पीछे वाली बात से समायोजित ही करके रखते हैं, लेकिन हम में से कई सारे लोग उस चीज़ को नहीं समझ पाते। अब आप इसको देखिए, इसने कहा है कि चाहे आप सिकंदर को ले आओ, चाहे आप नेपोलियन को ले आओ, और अगर आपके पास बेस सिर्फ पांडिचेरी है, क्लियर? समझना इस बात को कि अगर आपके पास आधार शक्ति जो है वो केवल और केवल पांडिचेरी है, तो आप एक ऐसी शक्ति के साथ अगर उलझ गए, ऐसी शक्ति कौन? इंग्लैंड। और उस शक्ति की खास बात क्या है कि उस शक्ति के पास बंगाल भी है और समुद्र की बागडोर भी है। समझे? नहीं समझ पाए होगे। मतलब ये कह रहा है कि आप चाहे सिकंदर को अपने साथ ले आइए, चाहे आप नेपोलियन को ले आइए, और उनसे कहिए कि केवल उनके पास केवल पांडिचेरी है, और पांडिचेरी के बेस पर क्या वो उस शक्ति को पराजित कर सकते हैं जिसका प्रभुत्व बंगाल में है और जिसका प्रभुत्व समुद्र की बागडोर में है। अब समझ गए होंगे। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि नेतृत्व आप किसी को भी ले आइए। आप जो ये कहते हो ना कि डुप्ले की जगह अगर कोई और होता या क्लाइव होता तो वो इस शक्ति को जीत सकते थे, बिल्कुल भी नहीं जीत सकते थे। क्यों? क्योंकि इसके जीतने में जो सबसे अहम रोल है वो क्या है? बंगाल और समुद्र की बागडोर। अब आपको क्लियर हो रहा होगा। कहने का मतलब कि जिस हिस्टोरियन ने इस प्रश्न बनाया है, उन महोदय ने यह सोचा है कि केवल और केवल अगर अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों पे विजय प्राप्त की तो उसके पीछे जो मुख्य भूमिका थी वो बंगाल थी और समुद्र की बागडोर थी। बाकी नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं थी। आप चाहे सिकंदर को ले आते, चाहे नेपोलियन को ले आते। क्लियर? अब आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। अब इसका पूरा इनकोड वर्जन करते हैं। पूरा इनकोड वर्जन ये है कि आप चाहे सिकंदर महान को लाएं, चाहे नेपोलियन को लेकर आएं, और उन्हें बेस के रूप में अगर आप पांडिचेरी दे देते हो और आप उन्हें लड़ने के लिए ये कहते हो कि आपको उस शक्ति से लड़ना है जो बंगाल और समुद्र में मजबूत है, और आप उसे पराजित करिए, तो वो उसे पराजित नहीं कर पाएंगे। और जब वो उसे पराजित नहीं कर पाएंगे तो भारत के साम्राज्य को जीतना उनके लिए असंभव है। अब समझ गए? इस स्टेटमेंट को बेसिकली स्मिथ ने कहा है, यानी कि विंसेंट स्मिथ उनका नाम है, उन्होंने कहा है। और वो एक, आपको पता होना चाहिए कि साम्राज्यवादी हिस्टोरियन है। उन्होंने ये दर्शाया है कि जो ब्रिटिश कंपनी थी या जो ब्रिटेन की सरकार थी या ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो फ्रांस की अपेक्षा बंगाल और समुद्र के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि आप उसे पराजित नहीं कर सकते थे। तो अब आप ये बता सकते हो, इस प्रश्न को जब आप लिखोगे, इसका जब इनकोड करोगे, इसको जब उत्तर फ्रेम में गढ़ोगे, तो आप बताओगे कि आखिरकार उन्हें बंगाल से क्या क्या मिलता था, आखिरकार उन्हें समुद्र में नौसैनिक श्रेष्ठता का क्या फ़ायदा हुआ। जब आप ये सारी चीज़ें बता दोगे, जैसे कि अब आपके मन में आ रहा हो कि हम बंगाल में क्या बताएंगे, तो आपको पता है कि बंगाल में प्लासी विजय हो चुकी थी, लेकिन प्लासी विजय के बाद कई सारे प्रकार की वित्तीय मदद हो या फिर सेना की सहायता हो, ठीक है, या जन सहायता हो, वहाँ के लोगों की सहायता हो, वो कंपनी को मिलने लगी थी। और कंपनी उस मदद के माध्यम से वहाँ का जितना भी रिसोर्सेज था उसको समुद्र के माध्यम से कहाँ पे, बम्बई या पांडिचेरी की ओर भेजने लगी थी या कर्नाटक में भेजने लगी थी, ताकि वहाँ पे कंपनी फ्रेंच से लड़कर अपनी विजय को सुनिश्चितता प्रदान कर सके। क्लियर? अगर समुद्र में उनकी बागडोर ना होती और उनके पास बंगाल जैसा वित्तीय स्रोत ना होता तो हो सकता है कि वो पराजित हो जाते। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें उसने कही। तो अब आप बता देंगे कैसे समुद्र में शक्ति, अब आपके मन में आया होगा समुद्र में वो कैसे श्रेष्ठ हुए। तो आपको पता हो कि जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था तो उस समय जो फ्रांस की नौसेना थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और स्थिति ऐसी आती है कि वाल्टेयर नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि जब फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध लड़ रहा था तो उस समय उसके पास एक भी पोत नहीं था।
पोत का मतलब जो जल पनडुब्बियाँ होती हैं या जो जल के जहाज़ होते हैं, वो एक भी नहीं थे इनके पास। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि कैसे नौसैनिक जो श्रेष्ठता थी फ्रांसीसियों की कमज़ोर हो गई। क्लियर। अब आपने क्या किया, इस पूरी पंक्ति को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इतने पैरा में कि किस तरीके से ये बातें हुई। ठीक। अब आप क्या करेंगे, प्रश्न के दूसरे पक्ष में जाएंगे और बताएंगे कि अगर गहराई से देखें तो, या सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि केवल और केवल बंगाल और समुद्र की श्रेष्ठता ही भारत विजय के लिए या फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण नहीं था, इसके पीछे कई अन्य कारण भी थे। और वहाँ पे फिर आप क्या बताओगे, वही जो नॉर्मल कारण आप पढ़ते हो। नॉर्मल कारण आप कौन कौन से पढ़ते हो, जैसे आपको पता है कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो उसका नेचर कैसा था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नेचर कैसा था, वो सरकारी थी या निजी थी। आप उनकी प्रशासनिक भिन्नता को देख सकते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके प्रति जो फ्रांस का लुई 14वां था वो कितना लापरवाह था, और जबकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी कितना मजबूत था। साथ ही आप ये भी देखोगे कि वहाँ का जो राजा था वो स्वेच्छाचारी होता था, अपने मन मुताबिक जिसको मर्जी है उसको अपॉइंट किया, और मन है तो उसने उसको वहाँ पे रखा। फिर आप देखोगे जो कंपनी थी उसकी गठन में भी भिन्नता थी। कहने का मतलब अगर कंपनी को घाटा हो रहा है तो सरकार मदद ही नहीं करती थी उतनी, कंपनी को जैसी चल रही है चलने दो, मतलब एक तरीके से आया राम गया राम की स्थिति थी वहाँ पे। साथ ही आप देखोगे कि कंपनी को जो नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, नेतृत्व को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा असमानता थी। आप इस तरफ देखोगे तो डुप्ले और बुस्सी जैसे आपको अच्छे कुशल प्रशासक मिल सकते हैं, गवर्नर, लेकिन इनके बाद आपको उतने बेहतरीन नहीं मिलेंगे। और जबकि उधर उन लाइन ही लगी रहती थी, चाहे क्लाइव हो, चाहे वॉरेन हेस्टिंग हो, चाहे कॉर्नवालिस हो, आपको एक से एक बेहतरीन वहाँ पे लोग मिलेंगे। क्लियर। साथ ही आप देखोगे कि जो डुप्ले था उसका खुद का भी तो योगदान था। खुद का योगदान का मतलब क्या, कि डुप्ले ने अपने शीर्ष के अधिकारियों को अपनी नौसैनिक कमजोरी, अपनी सामुद्रिक कमजोरी और अपने प्रशासन के लिए योग्य व्यक्तियों की कमी को कभी बताया ही नहीं। पेरिस के लोगों को इस बात से अवगत ही नहीं कराया कि हम इतने इतने वीक हैं। साथ ही उसने इस बात में परसुएट करने में भी असफल रहा कि अगर हम कर्नाटक में किस प्रकार जीत कर बंगाल की ओर अगर बढ़ें तो हमारा कितना फ़ायदा हो सकता है। अर्थात उसके अंदर क्लाइव की अपेक्षा वो परसुएशन नहीं था जिसके माध्यम से वो अपनी कंपनी को या अपने प्रशासन के अधिकारियों को समझा पाता। क्लियर। साथ ही आप देखोगे कि जो बुस्सी था वो खुद में तो इतना महत्वाकांक्षी था कि अपने से नीचे जितने भी अधिकारी होते थे या उस सेना के जो सिपाही होते थे उनको जबरदस्ती डांटता रहता था या उनके प्रति काफ़ी बुरा व्यवहार करता था, उनके प्रति निरीह भाव से देखता था। तो जब स्थिति ऐसी आई कि बुस्सी को जब मदद की ज़रूरत पड़ी तो उन लोगों जो उसके सेना के अर्दली थे उन्होंने कहा तुम हमें ही जब ऐसा बोलते हो तो चलो हम तुम्हें मदद ही नहीं करेंगे, और बुस्सी यहाँ पे हार जाता है। कहने का मतलब कि अपने अधीनस्थों के प्रति फ्रांसीसी जो गवर्नर थे उनका रवैया भी उतना अच्छा नहीं था। क्लियर। साथ ही उनके अंदर क्लाइव की तरह अपने सैनिकों में मोटिवेशन भरने के प्रति इतना जुनून या जज्बा नहीं था। ये बातें कही गई हैं तो आप ये भी बता सकते हो। ठीक। कहने का मतलब ये कारण और भी थे। और फिर जब आप ये सारी चीज़ें बता दोगे, ठीक, तब आप ये बताओगे कि जो नौसैनिक श्रेष्ठता की बात है तो उस समय जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और जब ब्रिटेन की पूरी नौसेना सप्तवर्षीय युद्ध में लगी हुई थी, तब अंग्रेजों की जो नौसैनिक श्रेष्ठता थी भारत में वो निष्क्रिय हो गई थी। जब सप्तवर्षीय युद्ध समाप्ति की कगार पर बढ़ा तभी सक्रिय हो पाए। क्लियर। साथ ही आप ये बताओगे कि बंगाल में विजय का मतलब ये बिल्कुल नहीं था, या बंगाल से वित्तीय लाभ का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि बंगाल में अभी कंपनी का जो शासन है वो पूर्णतः इस्टेब्लिश हो गया था। क्यों? क्योंकि अभी जो प्लासी में विजय मिली थी उसके निर्णयों की पुष्टि होना बाकी था, जो निर्णय बक्सर की विजय में हुए। क्लियर। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एग्जामिनर को उसी का प्रश्न फेंक दिया। क्यों? क्योंकि जब आप बक्सर और प्लासी की लड़ाई पढ़ते हो तो वहाँ पे आप देखते हो कि ऑलरेडी हिस्टोरियंस ने एक क्वेश्चन बना रखा है कि प्लासी के बक्सर की विजय ने प्लासी के निर्णयों की पुष्टि कर दी। तो आपने यहाँ पे दर्शा दिया ना कि प्लासी विजय मात्र से बंगाल पूरी तरह से उनके सोर्स में नहीं आ गया या पूरी तरह से वित्तीय व्यवस्था उनके हाथ में नहीं आई।
आप देखोगे कि उस समय भी मीर कासिम और मीर जाफर से लेकर टसल शुरू थी, और ये तो वही दौर है ना, वांडीवास की लड़ाई 1761 के आसपास का दौर है। क्लियर? तो आप ऐसे बता सकते हो इसमें। फिर आप देखोगे कई सारी चीज़ें आप और इंक्लूड कर सकते हो कि जैसे कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी उनका भारत में इतना इंटरेस्ट भी नहीं था, वो अमेरिका प्रायद्वीप में ज़्यादा ध्यान देते थे। साथ ही आप ये भी कह सकते हो कि जो ये आपके गवर्नर होते थे, ठीक है, उनके प्रति सम्मान का भाव डुप्ले के बाद, डुप्ले की एक हार के बाद उसे दूसरा मौका ही नहीं दिया गया। तो आप ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन आप ये पूरी तरह से खंडित कर सकते हो कि केवल और केवल आप ये नहीं कह सकते कि हाँ नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं होती। नेतृत्व की भी भूमिका होती है, चाहे वो सिकंदर हो या नेपोलियन हो। और आप ऐसे इशू से देखिए बचिए। अब आपने यहाँ पे एक गलती और कर दी। आपने गलती क्या की? आपने यहाँ गलती ये कर दी कि नेपोलियन भी 1814 तक इंग्लैंड से हार चुका था, जिसमें इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और नौसेना की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा। नेपोलियन के हार के केवल यही 3 कारण नहीं थे, और भी कारण थे। क्लियर? तो आप यहाँ पे सो ये कर देते हो कि नेपोलियन के हार के भाई साहब यही 3-4 कारण थे, इसलिए नेपोलियन भी हार गया। ये तो एक अतिशयोक्ति है कि सिकंदर हो या नेपोलियन हो। जैसे हम लोग कभी कभी नहीं कह देते हैं कि कोई भी मतलब आप वर्ड ले लो, क्या आप कलेक्टर हो, तो ये मतलब इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि कलेक्टर ये काम नहीं कर सकता है। कलेक्टर कर भी सकता है, समझ गया, अगर परिस्थितियाँ सही हों, कंडीशन सही हों। और आपको पता है कि उस समय विश्व में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के रूप में अंग्रेज बढ़ोतरी कर रहे थे, तो आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। क्लियर? तो एक कारण को आप नहीं मान सकते मूलतः। तो इस तरीके से उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि इसको वास्तव में हमें कैसे लिखना है। आप सबसे पहले बंगाल और समुद्र की बागडोर के बारे में बताएंगे कि नौसैनिक श्रेष्ठता और बंगाल ने किस प्रकार इनकी मदद की। आप देखोगे उसी समय जब ये मदद होती है तो जहाँ पर बुस्सी को पैसे की त्रासदी लग रही थी, या आप कह सकते हो कि उसको 1 लाख रुपए से भी कम अपने सेना को, सिपाहियों को पैसा नहीं दे पा रहा था, उसी वक्त जो ब्रिटिश कंपनी के जो जहाज़ थे वो बंगाल से भरपूर पैसा और भरपूर सैन्य मदद लेकर कर्नाटक पहुंच रहे थे। तो आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो इस तरीके से। क्लियर? मतलब काउंट लाली, वहाँ पे जिक्र आता है कि काउंट लाली उस समय जो फ्रेंच गवर्नर था, तो उसको उस समय पैसे की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसी समय बंगाल में आपको पता है कर्नाटक में धन और सेना को अपार रूप से पहुंचा रहा था। आप ये सारी चीज़ों का उल्लेख कर सकते हो, ठीक है। और फिर आप इन्हीं का सबका खंडन कर दोगे कि यही एकमात्र कारण नहीं थे, बंगाल और समुद्र, अन्य भी कारण थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को भारत में साम्राज्य स्थापित करने में मदद पहुंचाई। वो कौन कौन से थे, तो आप वो कारण भी बता सकते हो। और आप अगर और अच्छा आंसर चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि भारत के साम्राज्य को जीत सकते थे, ये बात है, लेकिन अभी जीते थोड़ा ना थे पूरी तरीके से। भारत के साम्राज्य का मतलब समझते हो? पूरा इंडिया जीतना। केवल बंगाल जीत लेने से आप भारत थोड़ा ना विजय कर सकते हो। कहने लगे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप इस पे अगर खोना चाहो तो आप ये मान लीजिए कि 1858 तक जाते जाते आप यही कहते रहोगे कि अभी भारत को हम पूरी तरह से अंग्रेज नहीं जीत पाए थे, उन्हें भी डलहौजी के समय काल तक इंतजार करना पड़ा था, यानी कि 100 साल और लग गए थे, आप कह सकते हो। समझ रहे? तो आप ये नहीं कह सकते कि भारत के साम्राज्य को इन्होंने उसी समय जीत लिया। फ्रेंच को जीतने का मतलब ये नहीं था कि आप भारत के साम्राज्य को जीत लिए। भारत में और भी तो राजा थे, भारत में मराठों से भी लड़ाई लड़नी बाकी थी, अभी टीपू सुल्तान से लड़ाई लड़नी बाकी थी, अभी क्या कहते हैं पेशवाओं से लड़ाई लड़नी बाकी थी, अभी तो बहुत बड़ी कहानी बाकी थी। समझे? तो आप ऐसी जब लाइन छोड़ते हो तो एग्जामिनर को ये लगता है कि आपको इस फील्ड का काफ़ी गहराई पूर्वक नॉलेज है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप लास्ट में ये लाइन ज़रूर डालना कि बंगाल प्लासी की विजय के साथ उसके निर्णयों की पुष्टि नहीं कर पाया था अभी, क्योंकि बक्सर की लड़ाई होनी बाकी थी। क्लियर? और इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।